नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे संबंधों को मजबूती रणनीतिक समझौते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2026 की अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए दक्षिण पूर्व एशिया के महत्वपूर्ण देश मलेशिया को चुना है। कुआलालंपुर में पीएम मोदी का जिस गर्मजोशी से स्वागत हुआ, उसने साफ कर दिया है कि भारत और मलेशिया के रिश्ते अब एक नई ऊंचाई पर हैं। रक्षा से लेकर डिजिटल तकनीकी और यूपीआई से लेकर अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं तक इस दौरे में कई बड़े और अहम समझौतों पर मुहर लगी। आपको बता दें कि कुआलालंपुर के आसमान में जब भारत का एयरफोर्स 1 उतरा तो स्वागत के लिए खुद मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम मौजूद थे। यह कूटनीति का वो चेहरा है जो दो देशों के बीच गहरी दोस्ती और व्यक्तिगत केमिस्ट्री को दर्शाता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रविवार को परदाना पुत्र बिल्डिंग में औपचारिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर हुआ। यह मलेशिया के लिए उनके 2 दिन के ऑफिशियल दौरे का हिस्सा था। तो तकनीकी और ट्रेड पर बड़े समझौते हुए हैं। भारतीय यूपीआई का डंका मलेशिया में बजा है। नई ऊंचाई पर भारत और मलेशिया के संबंध इस दौरे के दौरान देखने को मिल रहे हैं। द्विपक्षीय रिश्तों पर एक नया अध्याय अब शुरू करने जा रहे हैं भारत और मलेशिया। डिजिटल इंडिया से डिजिटल मलेशिया तक का यह सफर अब दोनों देश मिलकर तय करेंगे। कुआलालंपुर में गूंजा यूपीआई का डंका। भारत और मलेशिया को तमिल भाषा के प्रति साझा प्रेम भी जोड़ता है। मलेशिया में तमिल की मजबूत और जीवंत उपस्थिति शिक्षा, मीडिया और सांस्कृतिक जीवन में दिखाई देती है। मुझे भरोसा है कि आज के ऑडियो विजुअल एग्रीमेंट से फिल्म और संगीत, विशेष रूप से तमिल फिल्में, हमारे दिलों को और पास लाएगी। सिक्योरिटी के क्षेत्र में हम काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग और मैरीटाइम सिक्योरिटी में सहयोग मजबूत करेंगे। हम रक्षा सहयोग को भी और व्यापक बनाएंगे। एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजीज के साथ साथ हम सेमीकंडक्टर, तो डिजिटल इंडिया से डिजिटल मलेशिया का यह सफर अब दोनों देश मिलकर तय करेंगे। अखिलेश सिंह जी हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, मलेशिया का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण दौरा है और नए साल पर पहली विदेश यात्रा को मलेशिया को चुना है प्रधानमंत्री ने। इस दौरान तकनीकी से लेकर ट्रेड तक कई अहम समझौते हुए। क्या कुछ अहम जानकारी इस दौरान निकलकर सामने आ रही? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया के दौरे पर हैं। 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री का जिस गर्मजोशी के साथ मलेशिया में स्वागत किया गया, चाहे वो प्रवासी भारतीयों ने किया स्वागत हो या फिर मलेशियाई प्रधानमंत्री इब्राहिम खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस गर्मजोशी से स्वागत किया, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत और मलेशिया के बीच आपसी रिश्ते कितने मजबूत हैं और आगे वो मजबूती की देने की दिशा में कितना तेजी के साथ, गर्मजोशी के साथ, आपसी समन्वय के साथ बढ़ेंगे। इसके संकेत कल एयरपोर्ट पर ही दिखाई दे गए थे। भारत और मलेशिया के बीच चाहे रक्षा क्षेत्र हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, फिर अन्य दूसरे क्षेत्र हो जहां पर व्यापारिक है, सामाजिक है, तमाम तरह के जो समझौते हैं भारत और मलेशिया के बीच है। बेशक प्रधानमंत्री इस वर्ष की पहली यात्रा पर भारत मलेशिया सीईओ की फोरम बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री ने जब भारतीयों को संबोधित कर रहे थे तो प्रवासी भारतीयों के संबोधन के दौरान इजरायली प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहा गया कि भारत और मलेशिया के जो रिश्ते थे उन रिश्तों को और मजबूत करना है। वीजा से लेकर तमाम चीजें हैं जिसमें मलेशियाई सरकार भारतीयों के साथ बहुत ही आसानी से हर चीज को आगे बढ़ा रही है।
भारत ये चाहता है कि मलेशिया के साथ व्यापारिक संबंध और अच्छे हों, जो दोनों के बीच एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है उसमें और बढ़ोतरी हो, रक्षा के क्षेत्र में दोनों टेक्नोलॉजी जो डिजिटली है उस पर आगे बढ़े, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आगे काम करें। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये भी कहा गया कि जो मलेशियाई प्रधानमंत्री है और उनकी सरकार है और उसके साथ भारत के लंबे समय से रिश्ते अच्छे चले आए हैं और भारत सरकार लगातार चाहती है कि के साथ मलेशियाई सरकार ने उनका स्वागत किया और रिश्तों को और आगे बढ़ाने की दिशा में भारत सरकार सदैव तत्पर रहेगी और इसके लिए हर तरह के कदम भारत सरकार मलेशिया सरकार के साथ मिलकर उठाएगी। मनोज। हाँ बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो द्विपक्षीय रिश्तों का नया अध्याय शुरू हुआ है भारत और मलेशिया के बीच। और अब हम बात करेंगे सत्ता का 1 साल, दिल्ली को रफ्तार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने कार्यकाल का सफल 1 वर्ष पूरा कर लिया है और इस ऐतिहासिक अवसर पर राजधानी के परिवहन ढांचे को मजबूती देने के लिए मुख्यमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने 500 नई इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस भव्य समारोह में मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा जनता के सामने रखा है और भविष्य का रोड मैप भी साझा किया। आज बेड़े में शामिल की गई 500 बसें दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में एक बड़ा मील का पत्थर मानी जा रही हैं। इन 500 बसों में से अधिकांश अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसें हैं जो शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथ चलेंगी। सभी बसों में पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरे और जीपीएस ट्रैकिंग की सुविधा मौजूद है। कनेक्टिविटी के लिए ये प्रमुख पहल मानी जा रही है। ये बसें मुख्य रूप से बाहरी दिल्ली और उन इलाकों में चलाई जाएंगी जहां मेट्रो की कम पहुंच है। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री के तौर पर 1 साल पूरा हो चुका है। दिल्ली सरकार का भी 1 साल पूरा हो चुका है और ऐसे में 365 दिनों का लेखा जोखा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पेश किया है। विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अखिलेश जी, अब 365 दिनों का लेखा जोखा, 365 दिनों की ये भाजपा सरकार रेखा गुप्ता की मुख्यमंत्री के तौर पर ये 1 साल का जो सफर है, इसको कैसे आप देखते हैं? 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई हैं और पूरा लेखा जोखा मुख्यमंत्री ने रखा है। देखिए, दिल्ली की इस भाजपाई सरकार अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है और 1 साल के कार्यकाल पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनकी पूरी कैबिनेट के तरफ से एक भव्य और विशाल और विशेष कार्यक्रम का आयोजन 12 दिवसीय किया जा रहा है, जो 8 फरवरी से शुरू हुआ है और 20 फरवरी तक चलेगा। दिल्ली के लाल किला मैदान पर ये विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पूरी कैबिनेट और पूरे विभागों की प्रदर्शनी लगाई जा रही है कि 1 साल के अंदर रेखा गुप्ता सरकार की उपलब्धियां क्या है, जनता के लिए उन्होंने क्या काम किए हैं, आगे उनकी प्लानिंग क्या है। इन तमाम चीजों को लेकर भव्य और विशाल और विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हर दिन विभागों की तरफ से अपने एजेंडे को पेश किया जाए कि 1 साल में उनकी उपलब्धि क्या रही है, आगे और उपलब्धियों के तौर पर वो क्या करने जा रहे हैं। इस अवसर पर 500 इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पूरी कैबिनेट और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मौजूद रहे, जिन्होंने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फिलहाल सवाल ये उठता है कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर बिजली, पानी, इन 2 ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर सरकार वहां पर बनती चली आ रही थी केजरीवाल की, और उनकी सरकार को हटाकर भाजपाई सरकार आई थी और एक वादा किया गया था कि महिलाओं को सुविधाएं दी जाएंगी, बसों का संचालित किया जाएगा, पानी मुफ्त मिल रहा है उसको और बढ़ाया जाएगा, बिजली की जो सुविधा है उसको बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से विपक्ष के तौर पर पूरे 1 साल कार्यकाल पर जो चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों की तरफ से कहा जा रहा है कि जो की बिजली थी उसमें कटौती हो रही है, पानी उतना लोगों को मिल नहीं रहा है, इलेक्ट्रिक बसों को सड़क से काफी मात्रा में हटा दिया गया था जिसके वजह से कनेक्टिविटी खराब हुई,
सड़कों का निर्माण नहीं हुआ और बारिश के दौरान जो पानी सड़कों पर भरा था उसको लेकर वो बता रहे हैं कि किस तरह से बुरा हाल दिल्ली का किया गया। ये तमाम चीजें विपक्ष की तरफ से गिनाई जा रही हैं और हालांकि रेखा गुप्ता सरकार के तरफ से अपने 1 साल के विशाल विश्व और भव्य जो प्रदर्शन दिखाया जा रहा है कि उन्होंने क्या क्या बड़े काम जनता के हित में, जनहित योजनाओं में और तमाम तरह की योजनाओं का लाभ उन्होंने जनता को दिया है, जिसके बारे में वो अपना एक कार्यक्रम जो आयोजित हो रहा है भव्य, उस कार्यक्रम के दौरान बताने का काम करेंगे। लेकिन सत्ता पक्ष जिस तरह से अपनी उपलब्धियां गिना रहा है, वहीं विपक्ष उन उपलब्धियों में खामियां निकाल कर भी गिनाने का काम कर रहा है, चाहे बिजली हो, पानी हो, नाले की सफाई हो, जल भराव हो, सड़कें हो और अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा और शिक्षा और स्कूलों की देखभाल हो। हाँ बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी की सत्ता का 1 साल पूरा हो चुका है। आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, 8 फरवरी का ये दिन दिल्ली की जनता को धन्यवाद देने का दिन, जिस दिन उन्होंने अपना भरोसा, अपना विश्वास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जताया और दिल्ली में 48 विधायक भारतीय जनता पार्टी के बना करके विधानसभा में भिजवाए। आज ये रामलीला मैदान में हमारा ये कार्यक्रम, जिसमें हमने दिल्ली की जनता को 500 नई ईवी बसेस दी, जिससे हमारा दिल्ली में ईवी बसेस का जो फ्लीट है वो 4000 तक पहुंच गया है, जो कि पूरे देश में किसी भी राज्य से अधिक है, सबसे ज्यादा है। आज दिल्ली में ईवी बसें सबसे ज्यादा मात्रा में हो पाई हैं। ये दिल्ली के पर्यावरण के लिए बहुत ही बेहतरीन कदम साबित होने वाला है। मैं दिल्ली की जनता को आज बहुत साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, जिनके आशीर्वाद से दिल्ली में कमल फूल सरकार बन पाई और ये 365 दिन हमारे सभी विधायक, हमारे सभी मंत्री, पूरी सरकार केवल और केवल दिल्ली के विकास के लिए और जनता की सेवा के लिए काम करती रही। और अब हम बात करेंगे मिशन 2027 की रणनीति, बीजेपी पर प्रहार। उत्तर प्रदेश का सियासी पारा एक बार फिर चढ़ गया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कुनबे ने हुंकार भरी। मौका भले ही विधानमंडल के बजट सत्र की रणनीति बनाने का था, लेकिन अखिलेश यादव की नजरें 2027 की सिंहासन पर टिकी हैं। दरअसल 2024 की सफलता ने समाजवादी पार्टी में एक नई जान फूंक दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अब वेट एंड वॉच की मुद्रा से बाहर निकलकर सीधे एक्शन मोड में आ गए हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। इस बार रणनीति सिर्फ गठबंधन की नहीं, बल्कि संगठन की मजबूती की भी है। आपको बता दें कि अखिलेश की नजर अब सिर्फ परंपरागत वोट बैंक पर नहीं है, वे पार्टी को सॉफ्ट हिंदुत्व और सर्वजन की तरफ मोड़ रहे हैं। संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी है। पुराने दिग्गजों के अनुभव के साथ साथ युवाओं के जोश का तालमेल बैठाया जा रहा है। 27 जनवरी से प्रस्तावित साइकिल यात्रा इसी कड़ी का हिस्सा है, जिसका मकसद गांव-गांव जाकर भाजपा की घेराबंदी करना है। मैं अगर नंदलाल से कहूं, क्योंकि मुझे 1 लाख रुपए इनाम देने थे आपको, आप इस प्राइज से वंचित रह गए। आप प्राइज ही नहीं मिला आपको। वही प्राइज जो आपको देना था मुझे, वही प्राइज मैंने इनको दिया। 1 लाख रुपए हम लोग इनकी बहादुरी के लिए और इन्होंने जो लोकतंत्र बचाया उसके लिए और जो सच्चाई हम लोगों के लिए सामने लाए। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग पीछे पड़े हुए थे इनसे। मैं 1 लाख रुपए और इनके मंदिर निर्माण जो कर रही है, ये बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं। देवी के प्रति इन्हें प्रति बहुत लगाव है। अपने गांव में ही, अपने घर पर ही मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, दुर्गा माँ का। तो हम समाजवादी लोग इनके मंदिर को बनाने में भी पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि देवी की वजह से ही आज इनमें इतनी बहादुरी, साहस आया है और उन्हीं की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी पकड़ी गई है। तो मिशन 2027 की तैयारी के लिए अखिलेश आगे बढ़ चुके हैं। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, अखिलेश के चक्रव्यूह में
एक बार फिर सरकार है, लगातार अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं और अब सियासी हुंकार उन्होंने शुरू कर दी है। आज बैठक और जो चर्चा जरूर बजट सत्र पर थी, लेकिन कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन और 2027 पर नजर जरूर थी। इस बैठक के माध्यम से नई तैयारी जरूर अखिलेश यादव कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी जो है बिल्कुल अब की बार लोकसभा के चुनाव 2024 से के तर्ज पर चल रही है। जिस प्रकार से पिछली बार लोकसभा चुनाव में उनके द्वारा जो टिकट वितरण किए गए थे, उस वितरण को उनकी कामयाबी मान रहे हैं, अपने पीडीए के फार्मूले को कामयाबी मान रहे हैं। उसी के तहत जो है अब की बार उसी बिना पर जो है विधानसभा 2027 के चुनाव की भी उनके द्वारा तैयारी की जा रही है। जिस प्रकार से जहां से वो कमजोर है वहां से रैली की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो देखा जाए तो नोएडा के दादरी से जो है पहली हुंकार भरेंगे अखिलेश यादव, वहां से अपनी चुनाव रैली, क्योंकि जिस प्रकार से 2022 में जो पराजय का सबसे बड़ा कारण रहा था वो पश्चिम रहा था, जहां पर सबसे ज्यादा उनको उम्मीद थी कि वहां से ज्यादा सीटें निकलेंगी। लेकिन जिस प्रकार से इटावा से लेकर के जो है नोएडा तक के काफी नुकसान का सामना करना पड़ा था, उसी वजह से बड़ी हार देखी। इसी कमी को दूर करने के लिए अखिलेश यादव की पहली रैली जो है नोएडा के दादरी से होगी। उसके बाद अगर हम आगे की रणनीति की बात करें तो रणनीति के तहत अखिलेश यादव मतलब समाजवादी पार्टी का जो परंपरागत वोट है उसके अलावा जो है अब उन्होंने बाकी अन्य वोटों को ले जाए, जैसे कि ब्राह्मण समाज का वोट हो या सनातन को लेकर के जैसे शंकराचार्य का मामला हो, तो हर एक पहलू पर जो है उनके द्वारा जो है कहीं पर भी मौका नहीं दिया जा रहा। उनकी तरफ से साफ तौर से देखा जा सकता है कि आज एक मंदिर निर्माण के लिए भी उनके द्वारा जो है 1 लाख रुपए का दिए गए और उनके द्वारा कहा गया कि हर उनके चुनावी हक करने में अब हर वोटर को, हर धर्म, हर जात के वोटर को जो है जोड़ करके जो है 2027 के चुनाव की तैयारी की जा रही है। तो कह सकते हैं कि जहां पर उनके द्वारा टिकट वितरण को लेकर के साफ तौर से ये कहा गया है कि पूरा सर्वे कराया जाएगा और सर्वे कराने के बाद जो है टिकट वितरण किया जाएगा, उसी को टिकट दिया जाएगा जो सर्वे में सबसे मजबूत कैंडिडेट हो। तो हर एक पहलू को देखा जा सकता है। उनके द्वारा जो है साइकिल की जो रैली निकालने की बात आई है 27 तारीख से, तो वो भी एक चुनाव की कड़ी से, तो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो है सभी पार्टियां, कल बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी पर अपने प्रचार में पहले से लगी हुई है। तो उसी प्रकार से देखा जा सकता है कि अब समाजवादी पार्टी भी अपने पूरे रंग रूप और रूप से आ रही है। केवल अब ये जो विधानसभा में बजट सत्र चलेगा कल से लेकर, उसमें किस प्रकार से रणनीति बना करके जो सरकार को घेरना है वो आज बिल्कुल मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बजट सत्र से पहले अखिलेश के चक्रव्यूह में सरकार और लगातार अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी और सरकार पर हमला बोल रही है। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सिपाही दुल्हन का अपहरण, मेरठ में सनसनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से सनसनीखेज खबर है। ये खबर जहां खाकी ही सुरक्षित नहीं है। मवाना थाना क्षेत्र में एक महिला सिपाही की शादी से चंद घंटे पहले उसका अपहरण कर लिया गया। इस वारदात के बाद पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। आरोप इलाके के ही कुख्यात गैंगस्टर अरुण चौहान पर लगा है। फिलहाल मवाना थाना क्षेत्र के गांव में खुशियों का माहौल मातम में और खौफ में बदल गया है। मुजफ्फरनगर से बारात आनी थी, घर में मंगल गीत गाए जा रहे थे, लेकिन इसी बीच हथियारों से लैस बदमाशों ने दुल्हन का अपहरण कर लिया। हैरान करने वाली बात यह है कि अपहृत युवती अलीगढ़ के साइबर थाने में तैनात है। परिजनों का आरोप है कि इलाके का गैंगस्टर अरुण चौहान अपने साथियों के साथ आया और जबरन महिला सिपाही को उठा ले गया। तो शादी से कुछ घंटे पहले सिपाही दुल्हन का अपहरण किया गया। गैंगस्टर अरुण चौहान पर अपहरण का आरोप लगा है। राजू शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, एक महिला
सिपाही जिसकी शादी होती है, शादी के महज कुछ घंटों के बाद एक हिस्ट्री सीटर, एक गैंगस्टर उसका अपहरण कर लेता है। एक बहुत अपने आप में बड़ी घटना है और कहीं ना कहीं पुलिस महकमे से जुड़ी एक महिला का अपहरण बहुत बड़ा ये मैसेज देती है। क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए मेरठ के मवाना तहसील इलाके के बैसोमा एरिया से आज जो है एक जो महिला पुलिसकर्मी थी, युवती थी, उसका अपहरण कर लिया गया है। आरोप है कि पास के ही गांव में एक गैंगस्टर रहा करता था जिसका नाम अमित चौहान है, अंकित चौहान है। उसके द्वारा उस महिला सिपाही का जो अपहरण है वो कर लिया गया। परिवार वालों ने थाने में पहुंचकर जो अपहरण की शिकायत है वो की है। पुलिस और एसटीएफ पूरे मामले में आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। आरोपी की तलाश में साथ ही जो युवती है उसकी बरामदगी में जुटी हुई है। फिलहाल बताया ये गया है कि दोनों में पूर्व से प्रेम प्रसंग चला रहा था, जिसके चलते ये पूरी जो घटना है वो हुई है। हालांकि परिजनों की तरफ से अपहरण का मुकदमा थाने में दर्ज कराया गया है। आज शाम यानी कि तकरीबन 8 बजे मुजफ्फरनगर से बारात आनी थी दुल्हन की, और उससे पहले आज सुबह ही जो युवती है वो फरार हो जाती है। परिजनों की तरफ से अपहरण का आरोप लगाया जाता है। बताया गया है कि जो युवती है वो अलीगढ़ में साइबर थाने में तैनात थी सिपाही के पद पर, और जो जिससे शादी होनी थी वो भी सिपाही है और वो भी अलीगढ़ में ही तैनात था। दोनों की आज शादी होनी थी, लेकिन उससे पहले ही जो अपहरण की ये कहानी है वो रच दी गई। आरोपी जो गैंगस्टर बताया गया है वो युवती जो पुलिसकर्मी है उसे लेकर फरार हो गया। पुलिस, मेरठ पुलिस और एसटीएफ यूनिट दोनों की तलाश में जुटी हुई है। दावा किया जा रहा है मेरठ पुलिस की तरफ से कि जल्द ही युवती को बरामद कर लिया जाएगा और जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल राजू, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजू शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे। मुजफ्फरनगर से आनी थी बारात, शादी से पहले दुल्हन के अपहरण से हड़कंप मच गया। और अब बात करेंगे अंकिता को न्याय के लिए महापंचायत। बड़ी खबर ये देहरादून से है, जहां इंडिया गठबंधन के द्वारा महापंचायत की गई। इसको लेकर सुबह 11 बजे के बाद से ही बड़ी संख्या में भीड़ जुटने लगी। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच में शिकायतकर्ता अनिल जोशी की एफआईआर को लेकर विवाद उठा था, जिसको लेकर महापंचायत रखी गई। महापंचायत में एक और जहां इंडिया गठबंधन के नेता कार्यकर्ता जुड़े, वहीं आमजन की भी भारी संख्या में मौजूदगी रही। इस दौरान लोग हाथ में तख्ती पोस्टर लेकर सड़कों पर बैठे नजर आए और अंकिता हत्याकांड में वीआईपी के नाम को उजागर करने व अंकिता को न्याय दिलाने की मांग करते नजर आए। कि जो सीबीआई की जांच, ये लोगों का राइडर था कि सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट की देखे, और लोगों ने कहा कि नए सिरे से कंप्लेंट दर्ज, और उसमें वीआईपीज के जो नाम आए हैं उनके साथ साथ साक्ष्य नष्ट करने वालों को भी एक्यूज के रूप में रखा जाए। लेकिन वो सब चीजें न हो करके एक मध्य रात्रि को स्टेट स्पॉन्सर्ड एफआईआर ना कंप्लेंट दर्ज हो रही है। जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिल जाता, ये पंचायत इसलिए हो रही है क्योंकि सीबीआई नाम का जुमला जैसे हर चीज में पकड़ा देते हैं, यहाँ पे भी पकड़ा दिया है। और इन्होंने एफआईआर जो दर्ज की है वो कोई अनिल जोशी करके है, उसके नाम पे दर्ज किया, जबकि हमारे मुख्यमंत्री साहब ने स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ अंकिता के माँ बाप को बुलाया था, वो एप्लीकेशन भी देके आए, उनके ऊपर क्यों दर्ज हुई एफआईआर? भंडारी के न्याय का सवाल पिछले 3 साल से लगातार सरकार ने उसको कितना भी किनारे करने की कोशिश की हो, लेकिन सड़क पर लोग अभी भी समझते हैं कि इस प्रकरण में न्याय नहीं हुआ, क्योंकि वीआईपी जो है वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं है। अब जो सीबीआई जांच की घोषणा हुई तो तब भी आंदोलन के लोगों की मांग थी कि सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच नहीं हो रही है। जो है इसमें पूरे देश के अंदर से लोग आ रहे हैं, उत्तराखंड के लोग आ रहे हैं, और महापंचायत के द्वारा कुछ प्रस्ताव पारित करेंगे, और वो प्रस्ताव होंगे जो जनता चाहती है। जो जनता चाहती है अपने सरकारों से, अपने राष्ट्रपति से, वो सारी चीजें जो है आज पंचायत के माध्यम से जनता के बीच में रखी जाएंगी। महापंचायत की 3 मांगे हैं। पहली मांग जो मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच अनिल जोशी के एफआईआर पर की है, वो अनिल जोशी की एफआईआर पर न होकर के अंकिता के माता पिता की जो तहरीर है उस पर। और आज भी जो महापंचायत इसीलिए है कि अंकिता भंडारी की सीबीआई जांच सिटिंग जज, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में होना चाहिए। वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं, और उल्टे कागज और एप्लीकेशन देकर रिपोर्ट लिखा दे रहे हैं। और अनिल जोशी का क्या? अनिल जोशी तो खुद सरकार की जमीनों पर कब्जा कर रहा है, वन विभाग की। लोग कहते हैं पर्यावरणविद है, पर्यावरणविद क्या है? और अब हम बात करेंगे ललितपुर शराब पार्टी में खूनी संघर्ष।
ललितपुर जनपद के थाना गिरार अंतर्गत सेमरखेड़ा गांव में एक ऐसी वारदात सामने आई जिससे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। यहां एक शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद में एक युवक को अपना कान गंवाना पड़ा। हैरान करने वाली बात यह है कि हमलावर ने युवक का कान चाकू से नहीं बल्कि अपने दांतों से काटकर अलग कर दिया। जानकारी के अनुसार सेमरखेड़ा गांव में कुछ युवक शराब पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान छोटे भाई का कुछ लोगों से विवाद हो गया और वे उसके साथ मारपीट करने लगे। जब बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बचाने के लिए बीच बचाव करने पहुंचा तो वहां मौजूद एक सिरफिरे युवक ने आओ देखा न ताओ पीड़ित के कान को अपने दांतों से इतनी जोर से काटा कि वह शरीर से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा। यह दृश्य देखकर हर कोई दंग रह गया। जब पीड़ित न्याय की गुहार लगाने के लिए अपना कटा हुआ कान लेकर सीधे थाने पहुंचा तो खून से लथपथ पीड़ित की हालत देख पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज किया और उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां उसका उपचार जारी है। ग्रामीणों के बीच इस बात की चर्चा है कि हमलावर का सिरफिरापन था या शराब का अत्यधिक नशा जिससे उसे इस कदर हैवान बना दिया। पीड़ित का कहना है कि वह केवल अपने भाई की जान बचा रहा था, लेकिन दबंगों ने उसके साथ ही अमानवीय कृत्य किए हैं। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश जारी है। वो घर लड़ाई भाई को मार रहे थे, छोटे बचाने गए से कान काट किया। इसके बाद रिपोर्ट की? हाँ, रिपोर्ट की है थाने। अब कहाँ आए हो? जो थाने वाले ने मेडिकल कराने भेजा था, मेडिकल कराने आया था। किन से विवाद हो रहा था, किस बात को लेके, पूरी बात बताएं। वो घर परिवार की थे, सो वे दारू पिए थे। हाँ, सो वो महेंद्र और उनका भतीजा ओमकार। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना है। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।